हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया था और उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी हमने देख लिए थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस के लॉज है उसमें थर्ड लॉ है और थर्ड लॉ आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही डिपेंडेंट है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है मेंडल के फर्स्ट लॉ के बेसिस पे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। ब्लेंडिंग में नहीं शो कर रहे हैं, ये सेकेंड लॉ का केस है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं आपको डिप्लॉयड प्लांट्स में, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल, तो सिर्फ बी वाले स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है सभी फर्स्ट लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। सो ए, सी, डी एंड ई एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हेन अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स वाज सिल्व्ड। टॉल पी प्लांट, अब टॉल तो देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, विद राउंड सीड्स, राउंड सीड्स मतलब कि यहाँ पर फिर वही वाली बात है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वॉज सेल्फ इट प्रोड्यूस द प्रोजेनी ऑफ। ठीक है, चलो हम तो ये वाला ले लेते हैं पहले वाले केस में। तो यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे आपके। चार टाइप के गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो सेल्फिंग हुई तो फिर प्रोजेनीज, टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। उसके बाद में टॉल प्लांट्स विद रिंकल सीड्स भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो भाई टॉल प्लांट्स विद रिंकल सीड्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। देखो, अगर टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स मिल रहे हैं मतलब टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, ठीक है, ये भी मिल रहे हैं और आपको ये भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं टॉल मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो देखो ड्वार्फ नहीं मिला है, ड्वार्फ नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन था पेरेंट प्लांट का। ठीक है, अगर स्मॉल टी वाला ये हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन होती तो पक्की बात है कि यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट आता ही आता, क्योंकि सेल्फिंग हुई है। देखो सेल्फिंग हुई है, चलो हमने ले लिया ये वाला था कॉम्बिनेशन, तो इसमें तो ये वाला भी तो कभी ना कभी आता ना, तो यहाँ पर तो ड्वार्फ मिलता प्लांट पर, लेकिन ड्वार्फ तो एक भी कंडीशन में नहीं मिला है, दोनों में टॉल प्लांट मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वाला अलील है, यहाँ पर अलील है आपका जो टॉलनेस के लिए, जो हाइट के लिए है वो है आपका कैपिटल टी दोनों जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सीड्स दोनों शेप के मिल रहे हैं, राउंड भी मिल रहे हैं और रिंकल भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये पेरेंट की कंडीशन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होगा पेरेंट प्लांट का, दोनों कैपिटल टी और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चन भी देखो आए हुए हैं और ये तो 2024 का और भी ज़्यादा रीसेंट है। नेक्स्ट इज द थर्ड लॉ ऑफ डॉमिनेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये बेस्ड है ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। When 2 or more characters inherit simultaneously, then inheritance of one character is independent from other character and each character inherits just like in monohybrid pattern. ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट होते हैं तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस शो करते हैं। एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है 2 जीन्स, ठीक है,
दो जीन्स, दोनों इनहेरिट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। दोनों का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस लॉ इज एक्सप्लेनिंग। सो व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स मतलब जीन्स, यहाँ पर आप टर्म यूज कर सकते हो, इनहेरिट साइमल्टेनियसली, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर इनहेरिट्स जस्ट लाइक इन द मोनोहाइब्रिड पैटर्न। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखो डाई हाइब्रिड में हमने दो की बात करी है, डाई मीन्स टू, तो एक अगर एक दोनों पेयर को अलग अलग कर देंगे तो वो तो मोनोहाइब्रिड हो गया। तो मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर 1 और ये कैरेक्टर 2। तो यहाँ पर देखो कैरेक्टर 1 सीड शेप था, राउंड और रिंकल, तो और यहाँ पर सीड कलर था, तो वहाँ पर दो आपके ट्रेड्स हो गए इस तरीके से। चलिए, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। अब देखो अभी तक हमने 3 लॉज देखे, कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी अभी देख लिया। इनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज थर्ड लॉ, इन दोनों का हमने देखा कि दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, और फर्स्ट लॉ के तो हमने डेविएशंस भी देखे थे, तो यहाँ पर थर्ड लॉ के भी आपको डेविएशंस या एक्सेप्शंस दे रखे हैं, दैट इज लिंकेज। ये सब चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल व्हेन जीन्स फॉर 2 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शो करता है कि भाई एक्सेप्शन कहाँ आएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। तो अगर लिंकेज को हटा दें तो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है। सो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल व्हेन जीन्स फॉर 2 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जब जीन्स जो एक साथ, जो हम जिनको स्टडी कर रहे हैं, जो 2 जीन्स हमने लिए हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं। अगर एक ही क्रोमोसोम पे वो दोनों जीन्स प्रेजेंट है तब तो लिंकेज आ जाएगा, तो फिर वहाँ आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर लिंक्ड एंड इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, अब लिंकेज क्या है वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं और फर्स्ट लॉ के डेविएशंस और उनके एग्जांपल्स जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमारे सिलेबस में गिवन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस के पहले समझना होगा बैक क्रॉस। व्हाट इज अ बैक क्रॉस? F1 जनरेशन का क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पैरेंट, एनी one of the parent। F1 हाइब्रिड का क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट दैट इज बैक क्रॉस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं बैक क्रॉस। ठीक है, और बैक क्रॉस में ही एक टाइप आता है टेस्ट क्रॉस। उसमें क्या होता है? उसमें होता है F1 का क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट, दिस इज टेस्ट क्रॉस। ये हो जाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। चलो, इफ एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट्स हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, अगर कोई यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ हमने ले लिया एग्जांपल पी प्लांट का, और वो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेशन में फिनोटिपिकली वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो कर रहा है एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, और उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है। भाई डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है तो उसका ये भी हो सकता है और ये भी जीनोटाइप हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है जीनोटाइप। इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग, देन दिस इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मतलब अननोन जो जीनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप हमें फाइंड आउट करना है और वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसका क्रॉस हमने करवाया रेसेसिव पेरेंट के साथ में, सो दैट इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस। इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट। F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट, तो ये हो जाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलिए टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ये F1 में मिला था हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, और ये रेसेसिव पेरेंट है हमारा, हमने यहाँ पर क्रॉस करवाया, तो क्या हुआ यहाँ पर क्रॉस से एक तरफ हमने F1 रखा और एक तरफ हमने रेसेसिव वाला पेरेंट,
तो 50:50% यहाँ पर रिजल्ट आया, 50% ये आएगा, 50% ये आएगा, तो रेशियो क्या आ गया 50:50, दैट इज 1:1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों यहाँ पर, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो PR, ये जीनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल है, 1:1। क्लियर है? चलो, यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है? यूज है अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये होमोजाइगस रेसेसिव वाला पेरेंट प्लांट जो लेना है हमें, ठीक है, अब डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, जो इंडिविजुअल है जिसका हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, वो फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट वाला शो कर रहा है, मतलब टॉलनेस, टॉल हाइट शो कर रहा है। अब टॉल हाइट के लिए दो केसेस हो सकते हैं कि भाई जो है उसका ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो, एक बार दोनों कैपिटल W रख कर देखा है और एक बार कैपिटल W और स्मॉल w रख कर देखा है। रेसेसिव पेरेंट तो हमने ले लिया, क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर देखो सारे फूल जो हैं वो वायलेट आ गए। अगर सारे फूल जो हैं वो वायलेट कलर के आ गए तो दैट मीन्स अननोन जो जीनोटाइप था वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हमें पता लग गया। सब वायलेट अगर आ गए हैं तो इसका भी मैं बता देती हूँ। तो देखो अभी अभी हमने टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करवाया था, ये वाला, तो इसमें तो 1:1 आ रहा था, इसका मतलब हमें पता लग गया था 1:1 आया, इसका मतलब अननोन जीनोटाइप क्या है, ये वाला है। लेकिन अगर ये है तो ये हमें पता है कि ये तो हमने पेरेंट जनरेशन में जब क्रॉस करवाया था तो यही तो आया था, तो यहाँ पर तो सारे ही यहाँ पर टॉल आ जाएंगे, तो दैट मीन्स अननोन जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 50% वाइट और 50% वायलेट आ रहे हैं दैट मीन्स वो कैसा अननोन फ्लावर, हेट्रोजाइगस है। क्लियर है? चलो, इस तरीके से टेस्ट क्रॉस का यूज है। अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट टू, क्यों कैरीड आउट किया जाता है, क्यों टेस्ट क्रॉस किया जाता है, एसेस द नंबर ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन के अलील्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन वेदर टू स्पीशीज और वेराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली, नो। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2, यस। प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड और नॉट, नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग। टेस्ट क्रॉस जब आप प्लांट में या ड्रोसोफिला में करवाते हैं तो उसमें किस किस की क्रॉसिंग करवाते हैं टेस्ट क्रॉस में, बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विद डोमिनेंट ट्रेट, नहीं। बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विद रेसेसिव ट्रेट, बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड्स भी नहीं, द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रेसेसिव जीनोटाइप, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by, उस प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, तो दैट कैन बी डन बाय अ टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है पोस्ट मेंडेलिज्म। ठीक है, 1900 के बाद में क्या हुआ वो यहाँ पर आपको पूछा गया है। ठीक है, पोस्ट मेंडेलिज्म मतलब 1900 ईयर जो है, ठीक है, मेंडल के काम के बाद में। जीन इंटरैक्शन, जीन इंटरैक्ट टू मॉडिफाई द फिनोटाइप। जीन्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर अलील्स, एक ही जीन के 2 अलील्स के इंटरैक्शन की भी बात हो रही है और 2 डिफरेंट जीन्स के अलील्स की भी बात हो रही है। ठीक है, तो उससे फिनोटाइप जो है वो मॉडिफाई होता है, वो चेंज होता है। जीन्स इंटरैक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। जब एक ही जीन के होंगे 2 अलील्स ऑफ सेम जीन, तो वो हो जाएगा अलीलिक इंटरैक्शन या इंट्राजेनिक, क्योंकि एक ही जीन के है ना, अंदर ही अंदर, तो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन या अलीलिक इंटरैक्शन। लेकिन नॉन अलीलिक मतलब कि 2 डिफरेंट अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स, 2 अलग अलग जीन्स के 2 डिफरेंट अलील्स हैं, उनके बीच में जब इंटरैक्शन होगा तो नॉन अलीलिक या इंटरजेनिक इंटरैक्शन आप उसे बोल सकते हैं। चलो इसमें आगे पढ़ते हैं। पहले जीन इंटरैक्शन, तो जीन इंटरैक्शन में देखो
एक ही जीन का इंटरेक्शन है तो इंट्राजेनिक या अलीलिक इंटरेक्शन, 2 जीन का है तो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जीन के 2 अलील्स हैं, देखो दोनों में सेम लेटर है, सेम लेटर है मतलब एक ही जीन के हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये अलीलिक इंटरेक्शन हो गया। लेकिन ए और बी 2 अलग अलग लेटर हो गए, 2 अलग अलग जीन हो गए, इनका जो आपस में इंटरेक्शन होगा दैट इज अलील्स ऑफ द 2 डिफरेंट जीन्स और नॉन अलील्स। चलिए अब अलीलिक इंटरेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अलीलिक इंटरेक्शन में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये आ जाएंगे हमारे। डेविएशन ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें जो डेविएशंस हमने देखे थे कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इन 2 कंडीशंस में आपका फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए उसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं बोला गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपको रेशियो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और ना ही को डोमिनेंस में आपको वो रेशियो मिलेगा। और ये 4 हैं जो अलीलिक इंटरेक्शन शो करते हैं या उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली इन्हीं 4 को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अलीलिक इंटरेक्शन होते हैं, क्या उनका रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो। इनकम्प्लीट जो डोमिनेंट वाला जो अलील है वो पूरी तरीके से डोमिनेटिंग नहीं है। डोमिनेंट अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग। उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस, ये नहीं दे रखा है साइंटिस्ट वगैरह का नाम। ठीक है, जो दे रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी, आपके नीट के सिलेबस में भी है, बट जो पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं वो मैं बोलती जाऊंगी। ठीक है, इन द फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट जिसे भी हम बोलते हैं, गुल अबंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ये 2 नाम तो आपको मिल जाएंगे, 4 o'clock वाला और मिराबिलिस जलापा वाला। ठीक है, डिस्कवरर का नाम नहीं मिलेगा। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने। फ्लावर कलर किसके फ्लावर कलर में उन्होंने डिस्कवर किया था? मिराबिलिस। लेकिन बाद में और भी फ्लावर में देखा गया, जैसे फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस, जिसे हम स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसके सामने स्टार लगा रही हूँ, इसका मतलब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले ही बता चुके हैं। अब देखो जो डोमिनेंट है यहाँ पर रेड फ्लावर कलर वॉज डोमिनेंट। ठीक है, रेड कैपिटल आर, वाइट स्मॉल आर। ठीक है, तो रेड फ्लावर कलर जो था वो डोमिनेटिंग था, वो डोमिनेंट था। क्रॉस करवाया भाई, पेरेंट में तो हमेशा होमोजाइगस लेंगे हम। F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जो डोमिनेंट वाला पेरेंट था उसका फिनोटाइप आना चाहिए था, लेकिन सारे के सारे, ये रेड कलर का पेरेंट था, ये व्हाइट कलर के फ्लावर वाला पेरेंट था। हमने एक्सपेक्ट किया था कैपिटल आर आ गया तो भाई सारे के सारे फूलों का कलर रेड होगा, बट आया क्या? क्या आया? पिंक आया। F1 जनरेशन में जीनोटाइप तो हेट्रोजाइगस आया, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, लेकिन फिनोटाइप जो था वो एक्सपेक्टेड था रेड, लेकिन आया क्या? मिला क्या? पिंक। ऑल फ्लावर्स वर पिंक इन कलर। दैट वाज समथिंग न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड। ये कुछ नया था और अनएक्सपेक्टेड था, जो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट से सीखा था उससे कुछ डिफरेंट था। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? फिर हमने सेल्फिंग कराई। ठीक है, F1 जनरेशन की सेल्फिंग होती है अकॉर्डिंग टू मेंडल। हमने पनीट स्क्वायर बनाया, हमने फिर वापस देखा तो हमने सोचा यार अब तो कम से कम रेड आ जाएगा, पर अब भी नहीं आया। रेड आया पर दोनों कैपिटल आर वालों में ही रेड आया, बस यहाँ और यहाँ दोनों जगह पिंक आया, यहाँ वाइट आया। तो मतलब हेट्रोजाइगस जब भी आया तब हमेशा पिंक फ्लावर कलर आया इन दोनों प्लांट्स में। ठीक है, देखो पिंक हेट्रोजाइगस स्टेट में पिंक आ रहा है, होमोजाइगस स्टेट में प्रॉपर, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट है तो रेड आ रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव है तो वाइट आ रहा है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा पिंक आ रहा है। दैट वाज समथिंग न्यू। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1, जो कि जीनोटाइप का रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जीनोटाइप का रेशियो क्या था? 1:2:1, और फिनोटाइप का क्या था? 3:1।
हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया क्या 1:2:1. 1 was red out of 4, 2 were pink out of 4 and 1 was white. तो 1:2:1. जीनोटाइप रेशियो तो वैसे ही 1:2:1 है. तो भाई फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों यहाँ बराबर हो गए. इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा का सारा सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब कुछ. स्टार लगा दो, ठीक है. तो देखो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम हो गए, इक्वल हो गए, और यहाँ पर जो है फिनोटाइप रेशियो जो मेंडल ने हमें बताया था उससे कुछ अलग हट के आया. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई. तो एग्जाम्पल बी, ये आपका एक पैराग्राफ में दे रखा है एनसीईआरटी के, ऐसे अलग से नहीं दे रखा है जितना स्नैपड्रैगन को हाईलाइट करके दे रखा है, लेकिन पढ़ना है, ठीक है. चलो, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट. गार्डन पी प्लांट के जो सीड्स थे उनमें जो स्टार्च ग्रेन का जो साइज था वहां पर भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता हुआ मिलेगा, ठीक है. तो देखो पेरेंट्स वही लार्ज साइज के हैं स्टार्च ग्रेन, तो लार्ज साइज में स्मॉल साइज के जो हैं दैट इज, ठीक है. ये पेरेंट थे दो. F1 जनरेशन आई, क्या हो गया इंटरमीडिएट साइज, मीडियम साइज या इंटरमीडिएट साइज आ गई. एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड वाज लार्ज साइज. एक्सपेक्टेड था लार्ज साइज्ड, लेकिन आया क्या इंटरमीडिएट. फिर वापस सेल्फिंग कराई तो फिर वापस वही फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया 1:2:1. मतलब जब भी हेट्रोजाइगस स्टेट आएगी इंटरमीडिएट साइज आ रही थी, मीडियम साइज आ रही थी. तो भाई ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट वाला जो अलील है दैट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द रेसेसिव वन. तो उससे क्या मिल रहा है, उससे कहीं इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, ठीक है. सो फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट ऑफ टू पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स के बीच का हमें कोई एक्सप्रेशन या फिनोटाइप देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर. इन एंटीराइनम और स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर. ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा लिखते जाओ. ये वैसा ही है जैसे मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे. बेटा इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक्स में मैथ्स आएगी, ठीक है. पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन में. व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ द F2 जनरेशन शोड वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. चलो कोई मैथ्स के सम जैसा नहीं है क्वेश्चन, ईजी सा है. दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. ये तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है. बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फॉलो नहीं कर रहा है. पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है. रेशियो ऑफ F2 इज 1/4, 2/4 पिंक और 1/4 वाइट, ये भी सही है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है दैट इज फॉर गैमेट्स और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नॉन डिस्जंक्शन जो कि रेयर है. तो ये बिल्कुल गलत है, सही आंसर है हमारा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है सेकंड, डेविएशन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये भी मेंडल के लॉ का एक एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, डेविएशन है, ठीक है. यहाँ पर भी आपको रिजल्ट कुछ मेंडल के लॉ से हटकर मिलेंगे. इन दिस इंटरैक्शन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ अलील्स आर इक्वली डोमिनेंट एंड शो देयर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन. अच्छा यहाँ पर क्या है, दो अलील्स हैं एक ही जीन के, टू अलील्स, एंड इन heterozygous condition both alleles express independently. ठीक है, तो यहाँ पर देखो
बहुत इजी सी बात है, एक जीन के 2 अलील्स हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, बोथ आर डोमिनेंट, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों इक्वली डोमिनेंट है, बोथ अलील आर इक्वली डोमिनेंट एंड शो देयर इंडिपेंडेंट, और दोनों एक साथ आ गए एक ऑर्गेनिज्म में तो दोनों एक्सप्रेस होंगे। कोई भी रेसेसिव या सप्रेस होने को तैयार नहीं है, कोई भी रेसेसिव बनने को तैयार नहीं है। सो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप डज नॉट अपीयर। जैसे वहाँ तो क्या होता था, व्हाइट और रेड कलर को कभी मिक्स किया है आपने? कभी मिक्स करके देखना तो पिंक कलर ही बनेगा व्हाइट और रेड को। जितना आप व्हाइट ज़्यादा मिलाते जाओगे उतना वो लाइट पिंक होता जाएगा, जितना आप रेड ज़्यादा मिलाते जाओगे उतना वो डार्क पिंक होता जाएगा, पर पिंक के ही शेड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस मोर देन बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ को थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, माने चाहे ना माने, बट यस, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए कोई मतलब वो जेनेटिकली कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ मैं, बट दे डू नॉट नो अबाउट कलर्स एज कम्पेयर टू अ फीमेल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि वैसा इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है जैसा आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखा है। बट देखो यहाँ पर साफ लिखा है हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप डज नॉट अपीयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ही मिलेगा। यहाँ पर F1 हाइब्रिड रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। F1 हाइब्रिड जो है वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, दोनों पेरेंट्स के जैसा दिखेगा, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के जो अलील्स हैं वो दोनों बराबर से एक्सप्रेस हो रहे हैं। इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज इन द F2 आर द सेम एज वाज इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो ABO ब्लड ग्रुप जो है इन ह्यूमंस, उसमें 1 जीन I जीन, ठीक है, इसके 3 अलील्स होते हैं। कौन कौन से? IA, IB एंड IO बोल लो या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं डोमिनेंट, IA और IB आर डोमिनेंट, ये वाला होता है रेसेसिव, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल में, एक ह्यूमन में 2 पेरेंट्स से आएंगे तो 2 अलील आएंगे, ठीक है, मतलब एक पेयर होता है। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल में कॉम्बिनेशन आया IA एक पेरेंट से और IB, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा AB। दोनों बराबर से एक्सप्रेस हुए हैं, दोनों डोमिनेंट थे, इक्वली डोमिनेंट, दोनों बराबर से एक्सप्रेस हुए और ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB, ठीक है। वरना क्या होता है, एक सप्रेस हो जाता है भाई, एक रेसेसिव हो जाता है, एक डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एंटीजन A है, ये एंटीजन B है, दोनों बराबर से एक्सप्रेस हुए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। दूसरा केस आता है, दूसरा एग्जाम्पल आता है करियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का जो करियर होगा कोई ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक डिजीज है, रेसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनिज्म में ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम बचते हैं, सेक्स क्रोमोसोम X और Y वाले होते हैं, ठीक है। उनके अलावा जितने भी आपके 22 क्रोमोसोम जो बचते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। तो उनमें से किसी एक क्रोमोसोम पे आपका प्रेजेंट होता है सिकल सेल एनीमिया का जीन, ठीक है। तो जैसे हीमोग्लोबिन के लिए HB है, तो एक तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो उस पर प्रेजेंट है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल RBC और सिकल सेल RBC आपको दोनों मिलेंगी। देखो ये सिकल सेल और ये नॉर्मल RBC का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है। यहाँ सिकल शेप हो गया ऐसा, दिख रही है आपको? ये
सिकल शेप हो गया है। ठीक है, तो दोनों टाइप की आपको आरबीसीज मिल रही हैं, सिकल शेप की भी मिल रही है और राउंड और बाइकॉनकेव भी मिल रही है। जो नॉर्मल शेप है वो भी मिल रही है और सिकल शेप वाली भी मिल रही हैं, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों वाली सब बोल सकते हैं। ठीक है, डिजीज रेसेसिव टाइप की। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई जीन है, आई इज द जीन जो हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके 3 अलील्स हैं, ये मल्टीपल अलीलिज्म के एग्जाम्पल में भी आता है। देखो जनरली एक जीन के यूजुअली 1 जीन हैज 2 अलील्स, लेकिन यहाँ जो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है ह्यूमंस का, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें आई जीन जो है उसके 3 अलील्स है। तो मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, 3 अलील कौन कौन से, आई ए, आई बी एंड आई ओ, जिसे हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आई ए वाला जो अलील प्रोटीन बनाएगा एंजाइम में, शुगर बनाएगा। आई बी वाला जो है वो भी प्रोटीन बनाएगा, नॉर्मल शुगर बनाएगा, एंटीजन ए बी हो गया। ठीक है, लेकिन आई ओ वाला जो है वो कोई शुगर नहीं बनाता है, नो शुगर, आई ओ वाला नो शुगर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आप यहाँ पर। तो ये आई ए का है, एंटीजन ए। ठीक है, ये आपका वाई की शेप में जो है दिस इज आई बी एंटीजन। ठीक है, दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए पी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सिकल सेल एनीमिया वाले केस की। तो यहाँ पर देखो एक है अलील आपका सिकल सेल की वाला और एक है आपका नॉर्मल वाला। ठीक है, एच बी ए अगर केस है एक पेयर में, दोनों ही अलील्स नॉर्मल है तो नॉर्मल 100% नॉर्मल आरबीसी। ये वाला केस है तो 100% सिकल शेप्ड आरबीसी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिजीज हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाएगी। ये पर्सन डिजीज्ड है क्योंकि इसमें दोनों अलील्स जो हैं वो सिकल सेल वाले हैं, दोनों अलील्स। लेकिन यहाँ इस वाली कंडीशन में देखो एक तो नॉर्मल है और एक सिकल सेल का है। तो पर्सन डिजीज तो नहीं होगा बट कैरियर हो गया है, कैरी करेगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास एक अलील तो है ही सही, तो ट्रांसफर तो कर रहा है, वो खुद डिजीज नहीं है, नॉट डिजीज्ड। ये डिजीज नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा कैरियर। कैरियर क्या काम करता है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो ये भी वही कर रहा है एक जनरेशन से, मतलब खुद तो डिजीज नहीं है बट उस जीन को, उस अलील को तो कैरी कर रहा है अपनी बॉडी में, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने के चांसेस हैं। 100% या 50% कितने परसेंट, बट चांसेस तो हैं क्योंकि इसके अंदर तो है। गैमेट तो बनेंगे, गैमेट बनेंगे तो गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जा भी सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गए तो नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है डिजीज हो सकती है, तो कैरियर का काम तो कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो 2 शेप की हो जाएंगी, नॉर्मल भी हो जाएंगी और कुछ सिकल शेप भी हो जाएंगी। तो ये तो पर्सन जो है, ये इंडिविजुअल जो है ये तो बच जाएगा, इसको तो बीमारी नहीं होगी सिकल सेल एनीमिया, लेकिन ये कैरियर की तरह काम करेगा। तो कैरियर में आपको क्या देखने को मिलता है, 2 टाइप की शेप आपको देखने को मिल जाती है आरबीसीज की। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, एक जीन जो कोडोमिनेंस शो कर रहा है, हैज बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट। यस, यही होता है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन आई तो दोनों अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एन अलील डोमिनेंट ऑन द अदर, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो तो फिर नॉर्मल डोमिनेंस हो गया पूरा। अलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज, ये भी नहीं है। ठीक है, अलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which Mendelism idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble both the parents? Resemble both the parents, इसका मतलब है कोडोमिनेंस की हम बात कर रहे हैं। देखो कुछ टर्म्स याद रख लो डेफिनेशन के और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर resemble both the parents, दोनों पेरेंट्स को रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली कोडोमिनेंस है। दोनों पेरेंट के बीच का इंटरमीडिएट रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। किसी एक पेरेंट की तरह बता रहा है F1
किसी एक पेरेंट की ही तरह हाँ कैरेक्टर शो कर रहा है, दैट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कंप्लीटली फॉलोड। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वन पेयर ऑफ alleles शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस when one pair of alleles show incomplete dominance and other pairs show complete dominance। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक पेयर जो है वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, कहीं पर भी आपको ईयर नहीं दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। ठीक है। डिवाइड इट इनटू 2 मोनोहाइब्रिड, है ना, बताया था ना अभी, जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस का कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको 2 मोनोहाइब्रिड में डिवाइड कर लो, क्रॉसेस, इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें 1 पेयर ऑफ अलील जो है वो शो कर रहा है इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल ये है 2 पेयर, इसमें से एक पेयर शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये वाला शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब है यहाँ पर मेंडल का रेशियो फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर मेंडल का रेशियो फॉलो नहीं होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। कंप्लीट डोमिनेंस फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो ले लो आप, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस के केस में क्या था, 3:1 था, लेकिन यहाँ क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में 1:2:1 था। अभी अभी हमने देखा, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे चलते हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, 3:1। चलो हो गया। अब इसको इनटू कर लो, देखो यहाँ पर सोल्यूशन इनटू कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इनटू किया हुआ है, 1 3 जा 3, फिर 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो आ गया आंसर। आ गया समझ में? क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्विस्टी है, ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो इसीलिए आपको बोला है डायहाइब्रिड क्रॉस को डिवाइड कर लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो आपका जीनोटाइप रेशियो भी निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, बहुत ईजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन करना। ठीक है। चलिए थर्ड आता है अलीलिक इंटरैक्शन में मल्टीपल अलीलिज्म, मल्टीपल अलील्स। भाई नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली one gene has 2 alleles, यूजुअली जनरली एक जीन के 2 अलील्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हुए तो उस कंडीशन को, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles ऑफ अ जीन इज नोन एज मल्टीपल अलीलिज्म एंड इट अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। ये कंडीशन कब आती है, म्यूटेशन। भाई एक ही जीन में बार बार अगर म्यूटेशंस होते जाएंगे और हर बार कुछ नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, तो दैट इज कि मल्टीपल अलील्स हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आई जीन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, उसका जो आई जीन है, ठीक है, उसके 3 अलील्स हैं। कौन कौन से, IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये हैं डोमिनेंट, साथ में अगर आ गए तो AB हो जाता है ब्लड ग्रुप, और स्मॉल आई वाला या IO जिसे हम बोलते हैं ये है रेसेसिव, ये है रेसेसिव। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो IA IB अगर आ गया साथ में तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों IA आ गए तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों IB आ गए तो B ब्लड ग्रुप आ जाएगा, दोनों स्मॉल आई आ गए तो O ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और B वाला यहाँ डोमिनेंट है, IO तो वैसे भी रेसेसिव है तो यहाँ B हो जाएगा, A और I आ गए तो फिर यहाँ पर भी A हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको मिल गए, A, B, O एंड AB। और जीनोटाइप कितने मिल गए आपको, 6। ठीक है। तो टोटल जीनोटाइप के लिए यहाँ मल्टीपल एलिज्म के केस में जो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में n+1/2।
ठीक है, एंड हियर इज नंबर ऑफ अलील्स। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, चलो रख देते 3, 4 3 जा, यहाँ पर क्या हो जाता है 12, दैट इज 12/2। 6 टाइप के जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं, तो 6 टाइप के आपको जीनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक है। एंड हियर इज नंबर ऑफ अलील्स, नॉट नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। क्लियर है? मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस। बेटा अलील्स के लिए हमेशा ये फिक्स है, जैसे मैंने बताया था परमानेंट एड्रेस होता है, तो जो उनकी जो लोकेशन है भाई वो लोकेशन फिक्स होगी, लोकेशन या परमानेंट एड्रेस परमानेंट ही रहेगा, वो फिक्स है, तो उनकी जो लोकेशन होगी सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चलिए, मल्टीपल एलीलिज्म इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम 2 एलील्स ऑफ अ जीन। एक आपने सिंगल इंडिविजुअल को लिया, उसमें आप मल्टीपल एलीलिज्म कैसे पढ़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें तो 2 पेरेंट्स होंगे, और 2 पेरेंट्स का मतलब क्या है कि वहां पर 2 एलील्स मैक्स टू मैक्स प्रेजेंट हो सकते हैं उस इंडिविजुअल में इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल। वाई मल्टीपल एलीलिज्म स्टडी इज नॉट पॉसिबल? मल्टीपल एलील्स की स्टडी जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में? क्योंकि उसमें 2 सेट है क्रोमोसोम के, 2 सेट, 2 पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट से एक सेट आया दूसरे पेरेंट, तो वहां पर तो एक जीन के 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, एक पेरेंट से दूसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 से ज़्यादा एलील्स वाली कंडीशन को स्टडी करना है, मल्टीपल एलीलिज्म की स्टडी करनी है हमें, तो फिर वो उसके लिए पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। मल्टीपल एलील्स की स्टडी जो है वो आप एक इंडिविजुअल पर नहीं कर सकते हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल पर, उसके लिए आपको पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स इन, अगर मल्टीपल एलील्स के केस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलील्स इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे, गैमेट्स में हमेशा एक पेयर का एक ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। पॉपुलेशन में जितने भी पॉसिबल हैं, किसी में कोई से 2 मिल रहे हैं, किसी में कोई से 2 मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी में ये 2 मिल रहे हैं, किसी में ये मिल रहे हैं, किसी में ये भी मिल रहे हैं, किसी में ये भी मिल रहे हैं, और किसी में ये भी मिल रहा है, और किसी में ये भी मिल रहा है। तो जितने भी पॉसिबल हैं वो सब मिल जाएंगे आपको पॉपुलेशन में, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, ऑल पॉसिबल एलील्स जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। इट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन एंड दिस जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 पे लोकेटेड होता है ये ह्यूमंस के, ठीक है। आई जीन रेगुलेट द अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ RBC. This gene has 3 alleles, IA, IB and IO. 3 alleles होते हैं इस जीन के, IA और IB डोमिनेंट है, IO वाला जो है जिसको हम स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेसेसिव। मल्टीपल alleles are present at different loci? No. At the same locus of the chromosome, on non-sister chromatids, on different chromosome? नहीं, same locus. Same locus जहाँ लिखा हो वही हमारा आंसर होगा। Next. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group. Allele I does not produce any sugar. ये IO वाला जो है ना, इसको स्मॉल आई से भी, ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में है द जीन आई हैज 3 एलील्स, बिल्कुल सही है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, भाई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो 2 ही एलील आएंगे, 2 पेरेंट है तो। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर? नो, नॉट सेम, डिफरेंट टाइप ऑफ। IA की अलग शुगर होगी और IB की अलग शुगर होगी, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो A ब्लड ग्रुप, इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं जब दोनों पेरेंट से IA आ जाए, या एक पेरेंट से IA और एक पेरेंट से IO आ जाए, क्योंकि IO वाला रिसेसिव है, ठीक है। तो एंटीजन A होगा इनमें, B एंटीबॉडी होगी स्मॉल b से, ठीक है। और पिक्चर कैसा होगा, देखो इस पर एंटीजन A प्रेजेंट है, शुगर
ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, IB 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 IO। बी इनका एंटीजन होगा, एंटीबॉडी ए होगी, और इनका देखो पिक्चर देख लो आप, इमेज, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप वालों में आपको दोनों टाइप की शुगर मिल जाएगी RBC के सरफेस पे, A और B वाली, ठीक है। यहाँ दोनों एंटीजन आपको मिलेंगे, एंटीजन विल बी द सेम एज ब्लड ग्रुप, हमेशा याद रखना, याद रखने की ट्रिक है। एंटीबॉडी यहाँ कोई सी भी नहीं है, इसीलिए दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की सेल्स, ठीक है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो डिफेंस सिस्टम हमारा फॉर्म करती है, वो होती हैं हमारी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखो AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है तो इनको कोई सा भी ब्लड दो, लड़ने के लिए नहीं है इनके पास में, ठीक है, कोई भी। ये तो दोनों को पहचान रही है ना, दोनों एंटीजन को पहचान रही है, A वाले को भी और B वाले को भी, तो और एंटीबॉडीज इनके पास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये किसी से भी ब्लड ले सकती हैं, A वाले से भी ले सकती हैं, B वालों से भी ले सकती हैं, और O वालों से भी ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन O वालों में देखो, O वालों में कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन इज सेम एज द ब्लड ग्रुप, मैंने अभी बोला। तो यहाँ तो ना A है ना B है, तो यहाँ कोई एंटीजन ही नहीं है, देखो इनकी RBCs देखो, ठीक है, कोई शुगर नहीं है, तो नीदर A नॉर B, अब एंटीजन ही नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों हैं, इनकी बॉडी में कोई एंटर नहीं कर सकता, लेकिन ये किसी की भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर यूनिवर्सल डोनर, दैट्स व्हाई दे आर यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B+, ठीक है, मदर इज A+ एंड चाइल्ड इज O पॉजिटिव, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप। बेटा ये एक ही केस में हो सकता है, देखो O के लिए ना क्या कंडीशन चाहिए, O ब्लड ग्रुप के लिए कि दोनों पेरेंट्स से IO आना चाहिए, ठीक है। ये तभी होगा जब फादर का क्या था B, मतलब फादर है इस वाले जीनोटाइप का, मदर का क्या था A, मतलब मदर है इस टाइप की, दोनों में एक एक IO होना चाहिए, तब जाकर बच्चे का क्या होगा ये, और इसी से हो पाएगा ब्लड ग्रुप। सो यहाँ पर आप देखो सिर्फ यहाँ पर IBI स्मॉल I या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉसिबल है, बाकी सब में देखो आप ये नहीं है पॉसिबल, ये भी नहीं है पॉसिबल, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ A वाले केस में पॉसिबल है। चलिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा एंटीराइनम में सेकंड में, उसके बाद में को डोमिनेंस आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप में फर्स्ट। प्लियोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलेगा स्किन कलर इन ह्यूमंस थर्ड। तो 2 1 4 3 और 2 4 3, that is option number 2. A person with blood group A RH negative, that is A negative, can receive the blood transfusion from which of the following types? Negative मतलब इसमें RH फैक्टर नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ले सकता है या तो A वालों से, ठीक है, दूसरा ये ले सकता है O वालों से, O नेगेटिव है तो पॉजिटिव वालों से नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है C और D, जो कि दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 4। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप A एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप B, ठीक है, मेल का A है और फीमेल का B है। द प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप AB और B, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप? प्रोजेनी का या तो AB आ रहा है या B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबल जीनोटाइप? भाई मेल का क्या था, मेल का था A और फीमेल का था B, ठीक है। तो यहाँ पर B वाले के लिए क्या चाहिए? तो इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पर मदर जो है उसका जीनोटाइप है ये, फादर जो है उनका जीनोटाइप है
IA, ठीक है। तो इधर से A आएगा और इधर से B आएगा, तो हो गया AB। और अगर मैं बात करूं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, एक मिनट, और ये भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाता है O और यहाँ B, ठीक है। इधर से A आएगा और इधर से B आएगा, तो IA IB, तो AB वाला पॉसिबल हो जाएगा। इधर से IO आया और इधर से IB आया, तो ये वाला पॉसिबल हो जाएगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कि पेरेंट का क्या है जीनोटाइप, IA IO IB IB, ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, ठीक है। डोमिनेंस शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। ए और बी वाला जो है अलील, IA IB वाला, वो IO के ऊपर डोमिनेंसी शो करता है, बिल्कुल सही है। कोडोमिनेंस शो करते हैं IA और IB ओवर स्मॉल I। ये IA एंड IB कोडोमिनेंस। मल्टीपल एलील्स कैसे, IA IB एंड IO। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो करते, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी शो नहीं करते। तो A, B एंड C सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर, ये और ये। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कितने जीनोटाइप्स और कितने फिनोटाइप्स। IA IB, यहाँ पर आ जाता है IA एंड स्मॉल I। तो जीनोटाइप तो देखो 4 पॉसिबल हैं, तो 3 जीनोटाइप वाला तो हटा ही दो वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा A AB A और B। तो यहाँ पर 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, ठीक है। A AB एंड B 3 टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं फिनोटिपिकली। चलिए नेक्स्ट, अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप B, ठीक है। व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर। देखो, अगर A वाला है तो A वाले का तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और जो B वाला है उसका ये या फिर ये और ये। पर चलो हम इस वाले से करके देखते हैं, ठीक है। IA IO IB IO, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। IA IB, तो ये तो हो गया AB IB IO, ये हो गया B IA IO, ये हो गया A और IO दैट इज O। तो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं अगर ये जीनोटाइप है तो दैट इज ये वाला आंसर हो जाएगा। If 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group, and 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood group individual. This is an example of codominance. सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगा कोई भारी वाली कैलकुलेशन होगी, बट लेकिन लास्ट में पूछा ये एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप। तो डोनर जो है यूनिवर्सल डोनर, दैट मस्ट बी ब्लड ग्रुप O, बिल्कुल ठीक है। चलिए, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO grouping. It is named ABO and not ABC because O in it refers to having O मतलब no antigens on A and B on RBCs of IO टाइप के जो होता है वो कोई शुगर बनाता ही नहीं है, तो वहाँ कोई एंटीजेंस ही नहीं होते हैं RBCs पे, ठीक है। नेक्स्ट, ABO blood groups in humans are controlled by the gene I. It has 3 alleles, IA, IB and
small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? ठीक है, 3 different alleles हैं और 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स हैं, तो कितने फिनोटाइप्स हैं? तो फिनोटाइप्स 4 हैं। कौन कौन से हैं 4? ए ब्लड ग्रुप वाले मिल जाएंगे, बी वाले मिल जाएंगे, ए बी वाले, ओ वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, ये लिंकेज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्रोमोसोमल मैप और जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप क्या होते हैं? लिंकेज क्या है? व्हाट इज लिंकेज? ठीक है, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम are either tightly or loosely linked and forms a linkage group. Forms a linkage ग्रुप। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, या तो वो पास पास प्रेजेंट होंगे, अगर पास पास प्रेजेंट है तो टाइटली लिंक्ड होंगे, दूर दूर प्रेजेंट है तो लूजली लिंक्ड होंगे, बट है तो लिंक्ड। टाइटली है या लूजली है वो बात की बात है, बट है तो लिंक, और वो सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको, ये एक क्रोमोसोम है और इस पे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये 5 जीन्स प्रेजेंट हैं और 5 जीन्स आप देखो, इनमें से सबसे टाइटली लिंक्ड कौन सा होगा? मैं इनको नंबर भी कर देती हूँ, A, B, C, D एंड E। तो D और E सबसे क्लोजली लिंक्ड है, उसके बाद में कौन से हैं? A और B हैं, उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो फिर B और C आ जाएंगे। तो इस तरीके से, बट ये सभी मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, 1 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, चलिए फर्स्ट अब लिंकेज मैप। एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उनकी मैपिंग करना, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, किस किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं मैप। ठीक है, सो दैट इज नोन एज लिंकेज मैप। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्फ्रेड स्टर्टविन, जो स्टूडेंट थे किसके? स्टूडेंट ऑफ T.H. मॉर्गन, जिन्होंने लिंकेज हमें दिया था। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। It is diagrammatic presentation of linked genes present. Diagrammatically represent करना कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, दो जीन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम। इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। इट गिव्स 2 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कोई भी जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या फिर क्रोमोसोमल मैप। सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स, देखो सीक्वेंस पता लग रहा है कि ए और बी, ए के बाद में बी वाला प्रेजेंट है, बी के बाद में सी वाला प्रेजेंट है, इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। डिस्टेंस क्या क्या है पता लग रहा है ना आपको इस लिंकेज मैप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन आर द न्यू कॉम्बिनेशंस। न्यू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, आपको कितने मिले हैं उस क्रॉस में। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट इज क्रॉसिंग ओवर या परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होगा। 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब 1 मैप यूनिट डिस्टेंस। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही, या ऐसा बोल सकते हैं, यस, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मीन्स मोर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है,
less distance means less crossing over. ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगा, मतलब मोर रिकॉम्बिनेंट्स, मोर रिकॉम्बिनेंट्स, यहाँ पर लेस रिकॉम्बिनेंट्स। ये आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेंट्स, लार्ज डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग ओवर, लेस रिकॉम्बिनेंट लेस डिस्टेंस लेस क्रॉसिंग ओवर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब 1 मैप यूनिट डिस्टेंस था 2 जीन्स के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और लिंकेज के बारे में अभी देखना बाकी है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मॉर्गन ने क्यों जो है फ्रूट फ्लाई को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया, उसमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स थे, क्योंकि जैसे पी प्लांट को सिलेक्ट किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया था। वैसे ही यहाँ पर मॉर्गन ने भी कुछ कैरेक्टर्स को देखते हुए ही फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन यू गाइस स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।